नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुड्डानिया और आज हम लोग आरपीएससी स्पेशल के इस टॉपिक में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, जो मुद्दा होगा राष्ट्रीय आपातकाल का। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से कुछ विषयों के जो आरपीएससी परीक्षाओं के अनुकूल होंगे उन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। तो पहले पॉलिटी की श्रृंखला में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले 6 दिन के लिए हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिकों को। तो आपातकाल से जुड़े जो बेसिक प्रावधान थे वो तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। जितने लोगों ने ये क्लास नहीं देखी, एबी प्लस टीवी का ऐप डाउनलोड कर आप वहाँ आरपीएससी स्पेशल का एक प्रोग्राम होगा, उस पर अपलोडेड क्लासें हैं, निःशुल्क देख सकते हैं इन चीज़ों का। और ये निरंतर आपको 300 दिनों तक परीक्षा संदर्भ में जरूरी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जब हम लोग आज के इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है। जब हम लोग आपातकाल की बात करते हैं तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब राष्ट्र पर किसी तरीके का कोई भारी संकट हो, आंतरिक विरोध हो, किसी तरीके का जो हथियारों के साथ चल रहा हो, जैसे नक्सलवाद है, किसी तरीके की कोई वित्तीय संकट राष्ट्र के अंदर उत्पन्न हो चुका हो, या कोई राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा हो, या राजनीतिक संकट का दौर चल रहा हो, इस पूरी परिस्थिति को हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, तो इस महामारी के दौरान यदि सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाएगी और वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो इसको हम लोग आपातकाल कह सकते हैं। ऐसे में इस आपातकाल को लेकर 3 प्रावधान रखे गए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 जो है वो हमने कहा था राष्ट्रीय आपातकाल से है, 356 राज्य आपातकाल से, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और 360 जो है वो है वित्तीय आपातकाल से, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कह देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होता है। कभी भी इस तरीके के टॉपिक को जब हम तैयार करते हैं तो मेरा यह मानना है 1 या 2 सवाल हर परीक्षा में से टॉपिक से आ जाते हैं, और तीनों ही आपातकाल में से 2 आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं, प्रेसिडेंट रूल, और दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो जब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल या किसी भी आपातकाल की बात करते हैं तो मेरी राय में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आधार, कि किस आधार पर इस आपातकाल की घोषणा होती है। दूसरा, आधार के अलावा प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है, यानी कौन सी प्रक्रिया के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है उस प्रक्रिया के साथ में, उसको हम लोग बेसिकली कह देते हैं वो है आपका प्रभाव, कि इस आपातकाल का क्या प्रभाव रहा। ऐसे में जब हम लोग आधार की बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने का आधार क्या है, तो उस आधार में जो पहली चीज है वो ये है कि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है या तो युद्ध के आधार पर करते हैं, या तो युद्ध के आधार पर करते हैं, या भारी आक्रमण हो जाए उसके आधार पर करते हैं। और तीसरा शब्द है सशस्त्र विद्रोह शब्द। तीसरा शब्द है सशस्त्र विद्रोह शब्द, आर्म्ड रिबेलियन। जब युद्ध की बात करते हैं तो ये तो एक घोषित लड़ाई होती है दोनों राष्ट्रों की तरफ से, या 3 जितने भी राष्ट्रों के बीच में हुई हो। भारी आक्रमण का तात्पर्य है एक तरफा हमला। जैसे कारगिल को हम लोग युद्ध नहीं मानते हैं, भारी आक्रमण। हाँ, आमतौर पर हम जरूर कारगिल युद्ध कह देते हैं, पर वो भारी आक्रमण था, कि वो घोषित युद्ध नहीं था। 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, वो घोषित युद्ध थे। तो युद्ध तो होता है घोषित लड़ाई, और भारी आक्रमण की जब हम लोग बात करते हैं तो एक तरफा किसी की तरफ से हमला किया गया हो। और सशस्त्र विद्रोह का अर्थ है कि लोगों के द्वारा, किसी अपने के द्वारा या बाहर वालों के द्वारा हथियारों के साथ विद्रोह जब किया जाए तो सशस्त्र विद्रोह। ये संविधान के मूल रूप में नहीं था। ऐसे में ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन वाज नॉट देयर, कि संविधान के मूल रूप में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। इसकी जगह जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति। 2 चीजें याद रखनी है कि आधार 3 है,
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार या तो युद्ध हो सकता है, भारी आक्रमण हो सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के मूल रूप में नहीं था। इस शब्द की जगह जो शब्द था वो आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो शब्द जोड़ दिया था, उस शब्द का नाम था सशस्त्र विद्रोह। यानी हथियारों के साथ जब अपना कोई विरोध करे या देश के लोग विरोध करें तो ही हम लोग मानेंगे कि आपातकाल की स्थिति है, वरना नहीं है। इन तीन के अलावा कोई आधार नहीं है। क्लियर है? अब सवाल यह है कि प्रक्रिया क्या होती है आपातकाल घोषित करने की, तो हम उस मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं। जब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, प्रक्रिया की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। अब यहां थोड़ा सा संशय है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। तो सवाल यह है कि हम तो अब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो मैं मूल रूप में क्या था वो नहीं बता रहा हूं। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान प्रक्रिया क्या होती है, पहले वो बता देता हूं, फिर ये बदली क्यों वो बता देता हूं। तो वर्तमान की प्रक्रिया क्या कहती है कि आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का है। तो बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछ लिया जाता है कि आपातकाल घोषित करने का अधिकार संसद प्लस राष्ट्रपति का है कि अकेला संसद का है। तो सवाल यह है कि संसद क्या आपातकाल घोषित कर सकती है, तो जवाब ना होगा, याद रखना। वो उस प्रक्रिया का भाग है, लेकिन संसद कभी अपनी इच्छा से आपातकाल घोषित नहीं कर सकती। आपातकाल तो केवल राष्ट्रपति ही घोषित करेगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति ये जो घोषणा करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना कि राष्ट्रपति ये जो घोषणा करता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की मैं घोषणा कर रहा हूं, ये हमेशा अपने कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है। रिटन रिकमेंडेशन, जब कैबिनेट की लिखित सिफारिश होगी उसी पर कर सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप वर्तमान की स्थिति समझना। पहले क्या होता था फिर मैं बताऊंगा कि जो देश का राष्ट्रपति है वही आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और राष्ट्रपति जो घोषणा करेगा वह कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। शब्द का प्रयोग है कैबिनेट का, आगे बताऊंगा क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति की घोषणा को मंजूरी देगा संसद, और संसद ये मंजूरी देगा 1 महीने के अंदर। संसद ये मंजूरी देगा 1 महीने के अंदर, संसद को ये मंजूरी देने की आवश्यकता है। और संसद ये मंजूरी देगा विशेष बहुमत भाग 2 से। संसद ये मंजूरी देगा विशेष बहुमत भाग 2 से। क्लियर है? विशेष बहुमत भाग 2 का क्या तात्पर्य है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो स्पष्ट बहुमत मिलनी चाहिए। स्पष्ट बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का 50% से अधिक, और एक मिलना चाहिए उपस्थित और मतदान करने वालों का न्यूनतम 2/3। यानी उस दिन जो आए हैं, तो कोई सरकार जब चल रही है तो 273 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जितने आए हैं उस दिन सदन में उनका कम से कम 2/3 होना चाहिए। संसद की जो घोषणा है वो एक बार में केवल 6 महीने के लिए वैध होती है। जैसे ही संसद इस प्रस्ताव को पारित करेगी, तो ये प्रस्ताव जो है संसद को 1 महीने में पारित करना होता है, विशेष बहुमत भाग 2 से पारित करना होता है, और इसके साथ साथ संसद की घोषणा केवल 6 महीने के लिए वैध होती है। यानी एक बार जो संसद से अनुमति मिलेगी वो केवल 6 महीने के लिए वैध होगी। 6 महीने बाद यदि इसको जारी रखना है तो फिर से संसद को 6 महीने के लिए एक बार अनुमति देनी होगी, और यदि अनुमति नहीं मिली तो आपातकाल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित है वो संसद से मंजूरी लेगा 1 महीने के अंदर अंदर, विशेष बहुमत भाग 2 से। लेकिन ऐसी अनुमति केवल एक बार में 6 महीने के लिए वैध होगी, और 6 महीने के बाद यदि इसको जारी रखना है तो फिर से 6 महीने के लिए आपको एक और अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अनुमति मिल गई तो जारी रहेगा, अन्यथा जारी नहीं रहेगा। इसके अलावा अगला प्रावधान यह है प्रक्रिया का कि जो देश का राष्ट्रपति है, यदि वो ये चाहता है कि यह आपातकाल खत्म हो जाए, तो वह कभी भी इस आपातकाल को खत्म करने की घोषणा कर सकता है, और उसकी घोषणा के साथ ही आपातकाल खत्म हो जाएगा। अतिरिक्त प्रावधान यह है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है आपातकाल जारी रहे, लेकिन
संसद के सदस्यों को लगता है कि अब इसको खत्म कर देना चाहिए, तो जो लोकसभा है उस लोकसभा के 1/10 सदस्य जो हैं वो एक विशेष सत्र की मांग कर सकते हैं। 1/10 सदस्य जो हैं वो एक विशेष सत्र की मांग कर सकते हैं, और वो यदि संसद सत्र में है तब तो ऐसी मांग लोकसभा के अध्यक्ष से करेंगे, और यदि संसद सत्र में नहीं है तब वो ऐसी मांग राष्ट्रपति से करेंगे। यदि 1/10 सदस्य मांग करते हैं लिखित रूप से अपने साइन कर कर, तब ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे सत्र को बुलाने को बाध्य हैं, और फिर ऐसा प्रस्ताव यदि सामान्य बहुमत से पारित हो जाए तो उस लोकसभा के प्रस्ताव के पारित होते ही आपातकाल हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। तो जो प्रक्रिया है इसको एक बार मैं दोहरा देता हूं कि क्या प्रक्रिया है कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसमें 3 प्रमुख आधार हैं: युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के मूल रूप में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। आंतरिक अशांति शब्द को, आंतरिक अशांति शब्द को क्यों हटाया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा जो तीसरा आपातकाल घोषित किया गया था, जो इस राष्ट्र के संविधान में काला अध्याय माना जाता है, उस वजह से विवाद होने की वजह से इसे हटाया गया, और यह प्रमुख कारण था। अब राष्ट्रपति जो वर्तमान में है इन 3 आधार पर घोषणा कर सकता है: युद्ध, भारी आक्रमण और उसके साथ साथ जो है वो सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रपति की घोषणा कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो संसद को राष्ट्रपति की घोषणा को 1 महीने में मंजूरी देने की आवश्यकता है। संसद 1 महीने में विशेष बहुमत भाग 2 से अनुमति देगी। संसद की अनुमति एक बार में 6 महीने के लिए वैध होगी। 6 महीने के बाद यदि इसे जारी रखना है तो फिर से अनुमति 6 महीने के लिए देनी होगी, और आपातकाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब खत्म कर सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति को नहीं लगता और संसद के सदस्यों को लगता है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से मांग कर सकते हैं किसी विशेष सत्र की, और ये जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा ये सत्र संसद सत्र में है, सेशन में है, तब तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा, अन्यथा राष्ट्रपति ऐसा करने को बाध्य है। और उसके बाद यदि लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो उस पूरी परिस्थिति के अंदर लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित होते ही तुरंत एक प्रावधान हो जाएगा कि वह आपातकाल हमेशा के लिए हट जाएगा। तो ये वो वर्तमान की प्रक्रिया है जो इस राष्ट्र के अंदर अपनाई गई है। पर ये जो प्रक्रिया है ये संविधान के मूल रूप में नहीं थी, इसको हमने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाया था। अब इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे आज तक के राष्ट्रीय आपातकाल की, तो आज तक का जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार घोषित किया गया है। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। जो पहला आपातकाल लगाया गया है वो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक लगाया गया। हालांकि कारण था, इसका जो आधार था वो युद्ध था। सन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब यह आपातकाल लगाया गया, जब चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर हमला कर दिया था। और इसको हालांकि 10 जनवरी 1968 को हटाया गया, तो लगभग 5 साल 2 महीने और 14 दिन के बाद इस आपातकाल को हटाया गया। दूसरी तरफ जब हम लोग बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1971 से लेकर 27 मार्च 1978 तक ये दूसरा आपातकाल घोषित किया गया। और इस आपातकाल का जो आधार था वो भी युद्ध था, और जो युद्ध का प्रमुख आधार था वो था पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। यानी इस बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हम लोगों ने ये दूसरा आपातकाल घोषित किया युद्ध के दौरान, जो 1971 के युद्ध में शुरू हुआ लेकिन खत्म जरूर 1978 में किया गया। इसके अलावा जो तीसरा आपातकाल प्रमुख है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1978 तक चला। और इस आपातकाल का जो आधार था वो आंतरिक अशांति आधार था, इंटरनल डिस्टरबेंस आधार था। और यही वो आपातकाल है जिसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो काला अध्याय है, ब्लैक चैप्टर है।
क्योंकि इस आपातकाल का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ और इसी आपातकाल की वजह से निरंतर कुछ मुद्दे उत्पन्न हुए। तो यह आपातकाल जो है इसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ और यही वो आपातकाल है जिसको प्रमुख तौर पर कहा जाता है कि भारतीय संविधान पर एक तरीके का काला धब्बा है। संपूर्ण विश्व की राजनीति में हमारा इस नाम से विरोध होता है, या हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे की वजह से विरोध होता है। अब जब हम इस आपातकाल की बात करेंगे तो इस पूरे आपातकाल को समझने से पहले हमें यह जरूरी है कि हम मूल रूप से क्या हुआ था, यानी मूल रूप की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की। क्योंकि यदि हम मूल रूप की प्रक्रिया समझ गए तब हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल का हनन किया या इस आपातकाल के दौरान शक्तियों का दुरुपयोग किया। जब हम लोग मूल रूप की बात करेंगे तो संविधान के मूल रूप में लिखा था कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वह आपातकाल की घोषणा करेगा। उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वह आपातकाल की घोषणा करेगा। और आपातकाल घोषित करने के जो आधार हैं वो 3 होंगे, युद्ध होगा, भारी आक्रमण होगा और तीसरा जो है वो आंतरिक अशांति होगा। मूल रूप में ऐसा ही था, इंटरनल डिस्टरबेंस होगा। तो 3 तरीके का होगा कि युद्ध होगा, भारी आक्रमण होगा और आंतरिक अशांति होगा। उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति की घोषणा को संसद मंजूरी देगी। यहां कोई प्रावधान नहीं है कि उसको लिखित सिफारिश चाहिए या इस तरीके की चीजें। तो राष्ट्रपति की जो घोषणा है उस घोषणा को संसद मंजूरी देगा और जो संसद मंजूरी देगा वो 2 महीने में मंजूरी देगी और 2 महीने में जिस बहुमत से मंजूरी देगी उसका नाम है सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। तो जब वो सामान्य बहुमत से मंजूरी देता है 2 महीने के अंदर तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है उस विशेष बहुमत की तुलना में, थोड़ा वहां मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन यहां सामान्य का मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक, तो यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि जो संसद है वो 2 महीने में सामान्य बहुमत से मंजूरी देगा। इसके बाद यह आपातकाल तब तक जारी रहेगा जब तक देश का राष्ट्रपति चाहता है। यह आपातकाल राष्ट्रपति के विवेक पे जारी रहेगा, संसद बीच में इसे समाप्त भी नहीं कर सकती है। तो यह आपातकाल तब तक जारी रहेगा जब तक देश का राष्ट्रपति चाहता है। इस तरीके से यह मूल रूप में लिखा था, पर इस संवैधानिक कमी का फायदा उठाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, जिसको हम लोग ब्लैक डेमोक्रेसी का चैप्टर भी कहते हैं। और उन्होंने इस तीसरे आपातकाल के दौरान अपने राजनीतिक विरोध को शांत करने के लिए इस शक्तियों का दुरुपयोग किया। और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण प्रावधान यहां पर और थे। एक तो था अनुच्छेद 358। संविधान के मूल रूप में अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 जो है, यानी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 358 के तहत। यानी अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित करने की शक्ति देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल रूप में देती है। आज ऐसा नहीं है, आज ये शक्ति कम हो गई है, लेकिन मूल रूप में ऐसा था कि अनुच्छेद 19 जो है इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, जो अनुच्छेद 358 है। और दूसरा जो प्रमुख प्रावधान यहां पर था वो था कि अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत संविधान के मूल रूप में यह लिखा गया कि सभी के सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 के अनुसार सभी के सभी के मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रतिबंधित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और इसी का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये संविधान के मूल रूप की प्रक्रिया और प्रावधान थे जो थे। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि तीसरे आपातकाल विवाद का कारण कैसे रहा और फिर हम समझते हैं कि संशोधन किस प्रक्रिया के तहत हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। क्लियर है? अब सवाल यह है कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता था। तो वो है कि अनुच्छेद 358 जो है वो संविधान में मूल रूप से राष्ट्रपति को एक अनुमति देता है, मूल रूप से, यानी आज नहीं है लेकिन मूल रूप से था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
यानी जो मौलिक अधिकार 19 है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसको कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो 3 आधार पर, युद्ध, भारी आक्रमण, आंतरिक अशांति। दूसरी चीज है राष्ट्रपति की घोषणा संसद 2 महीने के अंदर मंजूरी देगा, सामान्य बहुमत से देगा, घोषणा अंतिम होगी और उस घोषणा के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनको हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि सभी के सभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यह भी मूल रूप में लिखा हुआ था। क्लियर है? अब हुआ क्या कि एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई इस तीसरे आपातकाल के दौरान। वो क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना पहले, फिर हम और चीजों पे डिस्कस करते हैं। कि इंदिरा गांधी का जब राजनीतिक विरोध हो रहा था तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को फोन किया और फोन कर कर उनको कहा कि आप एक और आपातकाल की घोषणा कर दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से पहले से चल रहा था। ऐसे में उस आपातकाल के अंदर 1975 में आपातकाल लगाना चुनौती था, पर राष्ट्रपति को यह अधिकार था, तो राष्ट्रपति ने आपातकाल के भीतर एक आपातकाल की घोषणा कर दी। और जब यह घोषणा कर दी गई तो उसने, इंदिरा गांधी ने किसी से अनुमति नहीं ली, केवल राष्ट्रपति को फोन घुमाया और घुमाकर उन्होंने क्या किया, आपातकाल को लगवा दिया। लगवाने के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट को, यानी जो मंत्री हैं उनको बताया कि मैंने आपातकाल लगवा दिया है, और आधों को तो न्यूज चैनल्स के जरिए पता चला, जो रेडियो है उनके जरिए पता चला कि भाई दूसरा आपातकाल चल रहा था, यानी जो भारत पाक युद्ध के दौरान लगा था उसके दौरान अनुच्छेद 358 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन फिर तीसरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हुए सभी के सभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे जनता बहुत ज्यादा नाराज होने लगी, राजनीतिक लोग नाराज हुए और इस दौरान फिर विपक्ष को कमजोर किया गया, सब लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बहुत ज्यादा एक तरीके से लोकतंत्र में आप कह सकते हो कि तानाशाही रवैया अपनाना शुरू हुआ। हालात ये तक कर दी गई कि लोगों ने अखबारों में ये तक लिख दिया कि ये इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है, ये इंदिरा की डेमोक्रेसी है। यहां तक लिख दिया गया कि इंदिरा की अनुमति के बाद ये अखबार छपेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ जो विरोध चल रहा था उसे दबाने के लिए प्रेस को दबाया गया, बहुत से अनैतिक कार्य किए गए। जैसे ही आपातकाल खत्म होता है तो इस आपातकाल के खत्म होते ही जो विपक्ष के लोग जो इंदिरा का विरोध कर रहे थे उन सब ने 1977 में आपातकाल खत्म होते ही एक मजबूत विपक्ष बनाया, यानी जो विरोधी थे सब एक मंच पर आ गए। जैसे अभी नरेंद्र मोदी के सामने आपने महागठबंधन शब्द सुना होगा, तो जितने भी विपक्ष की पार्टियां सब एकजुट हो गई। ऐसा ही उस परिस्थिति में हुआ और उन सब ने एक जनता पार्टी के नाम से पार्टी का गठन किया। और हुआ ये कि लोग इस कदर नाराज थे क्योंकि इस दौरान एक तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बेहद विवादित नीति नसबंदी की अपनाई गई, इंदिरा के लोकतंत्र में तानाशाही का रवैया दिखाया गया, मीडिया, जनता, राजनेता सब विरोधी बन चुके थे, बहुत से सरकारी विभाग, रेलवे जैसे भी विरोध में आ चुके थे भारी मात्रा में। ऐसे में उस पूरी परिस्थिति के दौरान ये निर्णय लिया गया और वो निर्णय ये था कि हम सब लोगों को इंदिरा के खिलाफ लड़ना है। जनता का बहुमत मिला और गठबंधन की एक नई सरकार 1977 में आई। पहली बार केंद्र सरकार में गैर कांग्रेसी सरकार आई, पर इस सरकार ने आते ही बदले की भावना से काम करना शुरू किया, क्योंकि इसमें जितने भी नेता थे वो अधिकतर जेल जा चुके थे इस आपातकाल की वजह से, या ये कह दूं कि इस अनुच्छेद 352 की कमी की वजह से। जो ये तरीका एक सिंपल सा कि राष्ट्रपति अपनी आधार पर घोषणा करेगा, उसको किसी की अनुमति नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, उसने लगा दिया और सभी के सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए और आपातकाल तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहता है। ऐसे में फिर इसमें संशोधन किया गया और वो संशोधन ही आज की स्थिति है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, पर मैं फिर बता देता हूं कि अनुच्छेद 352 में 44वां संविधान संशोधन किया गया।
ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसको हम कहते हैं 1978 का संविधान संशोधन। और इस 1978 के संविधान संशोधन में क्या होता है कि पहली लाइन तो ये लिखी जाती है कि घोषणा तो राष्ट्रपति करेगा, पर राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण और इसके अलावा अब आंतरिक अशांति शब्द ना होकर क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह। यदि कोई तख्ती लेकर, हाथ में कोई एक तरीके से फूल लेकर या कोई राजनीतिक हड़ताल है तो उसको हम विद्रोह नहीं मानेंगे, केवल हाथ में हथियार है तो ही विद्रोह मानेंगे। इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इस 44वें संविधान संशोधन में शब्द जोड़ दिया गया, वो था सशस्त्र विद्रोह शब्द। क्लियर है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति की जो घोषणा होगी वो राष्ट्रपति किसी फोन पर नहीं करेगा। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश को स्वीकार करे, कि जब उसको कैबिनेट के सदस्य लिखित सिफारिश देंगे तो ही वो स्वीकार करेगा, वरना नहीं। अब इंदिरा की तरह किसी फोन पर नहीं। अब यहां लिखित सिफारिश का क्या तात्पर्य है, पहले तो ये समझना कि मंत्री परिषद जो होता है उसका एक सबसे बड़ा अंग होता है कैबिनेट। जैसे आप अखबार में पढ़ते होंगे कैबिनेट की बैठक हुई, तो ये जो सरकार के 7-8 बड़े मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, जो बड़े पोर्टफोलियो संभालते हैं, इसको हम लोग कैबिनेट कर देते हैं। तो संविधान में इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। ऐसे में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में एक जगह हुआ, 352 में। तो ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ, तो अनुच्छेद 352 में, और वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हुआ। क्लियर है। अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। तो नई प्रक्रिया क्या कहती है कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मानेगा, न कि किसी फोन पर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या कही गई कि जो संसद है, जो पहले 2 महीने में मंजूरी देती थी, अब 1 महीने में देगी, और जो पहले सामान्य बहुमत से देती थी, अब वो विशेष बहुमत भाग 2 से देगी, स्पेशल मेजॉरिटी पार्ट 2 से। मुश्किल प्रक्रिया बना दी कि अब आसानी से कुछ चंद लोग आपातकाल नहीं लगा पाएंगे, सब लोगों की सहमति लगभग होगी इसके अंदर। और राष्ट्रपति की घोषणा जो है वो अनिश्चित समय तक नहीं चलेगी। संसद की अनुमति एक बार में केवल 6 महीने के लिए है। 6 महीने बाद यदि दोबारा जारी रखना है तो फिर वापस इसका प्रस्ताव 6 महीने के लिए पारित करना होगा, और यदि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो आपातकाल स्वतः हट जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राष्ट्रपति आपातकाल को कभी भी घोषित कर सकता है कि मैं खत्म कर रहा हूं, और यदि वो ना घोषित करे तो संसद में लोकसभा के अंदर 110 सदस्य विशेष सत्र की मांग कर सकते हैं, और विशेष सत्र के अंदर यदि प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो आपातकाल हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हट सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान इसके अंदर जोड़ा गया। क्लियर है यहां तक। उसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जोड़ी गई वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 358 के तहत, जो आज वर्तमान के मूल रूप में भी है, क्योंकि ये जो वाली प्रक्रिया है ये मूल रूप में है जो 44वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो क्या कहता है कि अनुच्छेद 358 के तहत जो पहले कहता था कि अनुच्छेद 19 को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, मौलिक अधिकार 19 को हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो अब ये कथन सत्य नहीं है। अब अनुच्छेद 358 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के आधार पर है या भारी आक्रमण के आधार पर है, युद्ध के आधार पर है या भारी आक्रमण के आधार पर है, तो उसी परिस्थिति के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित कर सकते हैं। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर है, तो अनुच्छेद 19 कभी भी प्रतिबंधित नहीं होगा। तो
तो अनुच्छेद 358 जो मूल रूप से कहता था कि आपातकाल की किसी भी परिस्थिति में हम लोग अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को समाप्त कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है। अब यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर है तो ही हम अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित कर सकते हैं, अन्यथा प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया गया है तो हम लोग प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। अगला सुनो कि अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 359 क्या कहता है कि यदि आपातकाल की जो घोषणा है वो हो गई तो उसके बाद पहले सभी के सभी मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होते थे, और अब यह है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है, यानी मौलिक अधिकार 20 और मौलिक अधिकार जो 21 हैं, वो किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित नहीं होंगे। पहले 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि सभी के सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो सकते हैं, पर अब ऐसा है कि अनुच्छेद 359 के तहत सब प्रतिबंधित कर सकते हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो। तो एग्जाम में यदि सवाल आ जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, तो वो हो गया 19, 20 और 21। 19 को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पर कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि घोषणा की गई तब तो हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, लेकिन यदि युद्ध और भारी आक्रमण के आधार पर घोषणा की गई तब अनुच्छेद 19 को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जो 20 और 21 तो कभी प्रतिबंधित नहीं होंगे, और 19 परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होगा कि प्रतिबंधित होंगे या नहीं। इनको छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो ये वो मेन चीज थी, जो प्रक्रिया है कि क्या नया संशोधन किया गया और क्या प्रक्रिया हुई। अब एक अंतिम सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है कि इस आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग आपातकाल के प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है कि एक तो केंद्र और राज्य के संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान, जैसा आपने सुना, कि संघात्मक है। संघात्मक प्रणाली हमारे यहां पर है। संघात्मक का तात्पर्य होता है जहां केंद्र राज्य हो, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग संघीय कहते हैं, यूनियन वर्ड का यूज है क्योंकि हमारे यहां केंद्र मजबूत है। लेकिन जो संघात्मक प्रणाली है वो आपातकाल के दौरान एकात्मक प्रणाली हो जाती है, यूनिलेटरल सिस्टम हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि जैसे ही आपातकाल लगेगा केंद्र राज्य संबंधों में तो के समाप्त हो जाएंगे और संविधान एकात्मक हो जाएगा, केवल केंद्र रहेगा, राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि शक्तियों का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ पावर है, जो केंद्र राज्यों को शक्तियां मिली हैं वो समाप्त हो जाएंगी, केवल केंद्र के पास सारी शक्तियां ट्रांसफर हो जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट का तात्पर्य है कि जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची का तात्पर्य है जिन पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती पर जिन पर केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों बना देते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इन तीन के अलावा एक होता है अवशिष्ट विषय, वह विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। क्लियर है। ऐसे में संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची की बात करेंगे तो संघ सूची तो रहेगी, लेकिन राज्य सूची समाप्त होकर समवर्ती सूची में बदल जाएगी, और जब राज्य नहीं है तो अकेला जो केंद्र है वही कानून बना सकता है। गौर करना यहां भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह कंटेंट या अच्छी किताबों का अभाव होता है तो लोग लिख देते हैं कि राज्य सूची संघ सूची में तब्दील हो जाती है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जो राज्य सूची है वो हमेशा समवर्ती सूची में ही बदलती है, न कि संघ सूची में। वो बात अलग है कि जब राज्यों का अस्तित्व नहीं है, ऐसे में समवर्ती सूची पर कानून केवल केंद्र बना सकता है। तो आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी स्टेट लिस्ट कन्वर्ट्स इनटू कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है। एक प्रभाव यह होता है कि राज्य सूची समवर्ती सूची में बदल जाती है और कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल किसके पास रह जाता है, केंद्र के पास में। अनुच्छेद 19, 20
और 21 को छोड़कर सभी के सभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी मौलिक अधिकारों को हम लोग प्रतिबंधित कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपातकाल के खत्म होने के बाद में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के साथ लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग को महसूस होता है कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए अधिकतम बढ़ा सकती है। और उसके बाद या तो चुनाव करवाने होंगे, यदि आपातकाल जारी है तब कोई परिस्थिति नहीं है, इसलिए विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। क्लियर है? ये टोटल प्रभाव था जो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से जो प्रभाव होता है। वैसे तो एक लाइन में ही सब कुछ खत्म हो गया कि जब केंद्र राज्य संबंध समाप्त हो जाएंगे तो राज्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केंद्र हावी रहेगा, सारी शक्तियां, चाहे वो प्रशासनिक शक्ति हो, विधायी शक्ति हो, चाहे वित्तीय शक्ति हो, सब कुछ किसके पास चली जाएगी? केंद्र के पास चली जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझने के लिए और जरूरी हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है, 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976, वो क्या अधिकार देता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 कि जो देश का राष्ट्रपति है वो किसी भी भाग के अंदर, किसी एक भाग के अंदर भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये अधिकार देश के राष्ट्रपति को है कि वह किसी एक भाग के अंदर भी क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है तो राजस्थान गुजरात बॉर्डर को सील करने की जरूरत है, न कि केरला को। ऐसे में पूरे देश पर आपातकाल लगाना उचित नहीं है। तो यह देश के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी विशेष भाग में भी क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर यह है, जैसा मैंने कहा कि सशस्त्र विद्रोह और कैबिनेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 44वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 352 में किया गया। 44वें संविधान संशोधन से कैबिनेट शब्द और सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा 38वां संविधान संशोधन क्या अधिकार देता है कि जिस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है उस आधार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। हालांकि इस प्रावधान को जरूर 44वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया और अब वर्तमान में यह है कि इसको हम लोग क्या ऐसे प्रावधान बना सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन ये अधिकार देता है, वो अधिकार यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जिस भी आधार पर की गई हो उस आधार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी यदि कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट, तो वो देख सकती है कि जो आपातकाल लगाने का आधार है वो उचित है या अनुचित है। यदि उनको उचित लगता है तो आपातकाल जारी रहेगा, यदि अनुचित लगता है तो उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। तो 38वां तो जरूर इसको स्वतंत्र रखता था, यानी सरकार को अधिक मजबूत रखता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन इस प्रावधान को समाप्त कर यह प्रावधान बना चुका है कि संविधान जो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है आपातकाल का कि किस आधार पर घोषित किया गया है, उसकी न्यायिक जांच हो सकती है। क्लियर है? उसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान 38वें संविधान संशोधन में ही और जोड़ा गया जो अंतिम जरूरी है जानना, कि आपातकाल के अंदर भी आपातकाल लग सकता है। जैसा 1975 वाला आपातकाल लगा था, दूसरा आपातकाल जारी था, वो तो 27 मार्च 1977 को खत्म हुआ था। ऐसे में आपातकाल के भीतर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने 3 चीजें महत्वपूर्ण पढ़ी कि राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने का आधार क्या है, प्रक्रिया क्या है और प्रभाव क्या है। क्लियर है? 3 ही चीजें हमें पढ़नी होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि अब तक 3 बार घोषित किया गया, तो वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बार? तीनों बार घोषित किया गया। तीसरा विवादित रहा, संविधान के मूल रूप में क्या प्रक्रिया थी, वर्तमान में क्या प्रक्रिया है, और वर्तमान की जो प्रक्रिया है वो 44वें संविधान संशोधन से प्रेरित हुई है। ऐसे में
352 अनुच्छेद और 44वें संविधान संशोधन में क्या संबंध था वो हमने पढ़ा कि प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे हुआ। अनुच्छेद 358 और 359 के प्रभाव में जो परिवर्तन हुआ वो हमने पढ़ा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके अलावा 4 चीजें जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर थी अभी थोड़ी देर पहले, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी विशेष क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह और कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। अनुच्छेद 352 में पहली बार इनका प्रयोग हुआ। 38वां संविधान संशोधन यह अनुमति देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है कि किस आधार पर घोषित किया गया है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 38वें संविधान संशोधन के प्रावधान को खत्म कर देता है और वो अधिकार देता है कि जो कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है राष्ट्रीय आपातकाल की कि किस आधार पर घोषित किया है। यदि आधार से कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो हटाने की मांग कर सकती है। और चौथा अंतिम चीज कि 38वां संविधान संशोधन यह अधिकार देता है कि हम लोग आपातकाल के भीतर भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि किसी दूसरे आधार पर पहले से आपातकाल चल रहा है तो किसी दूसरे आधार पर हम फिर से आपातकाल को उस आपातकाल के अंदर ही लगा सकते हैं, ये अधिकार देता है। तो ये आज का टॉपिक था राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। देखते रहिए आरपीएससी विशेष।